हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। इस महीने की क्रॉनिकल मैगजीन में यह आर्टिकल पब्लिश हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। और इस पर बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अगर पीवाईक्यू को आप एनालाइज करेंगे तो इससे संबंधित कई सारे प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक होगा भारत में ई अपशिष्ट उत्पादन, कारण, प्रभाव एवं चुनौतियां। अगर मुख्य परीक्षा सिलेबस को देखा जाए तो जीएस पेपर 2 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है वहां पर ई कचरे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से संबंधित टॉपिक भी पढ़ने के लिए है उसके अंतर्गत साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है ई अपशिष्ट उत्पादन। ई अपशिष्ट क्या है हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ई अपशिष्ट है क्या, किसे कहा जाता है ई अपशिष्ट। इसके बाद समझेंगे कि ई अपशिष्ट उत्पादन के कारण क्या क्या है। कारण के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ई अपशिष्ट जो है इसके प्रभाव क्या हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, और फिर अंत में देखेंगे इसका समाधान क्या है और भारत सरकार के द्वारा इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, फरवरी 2025 की क्रॉनिकल मैगजीन में पब्लिश हुई। एक्चुअली जनवरी महीने में फरवरी महीने की मैगजीन पब्लिश होती है। ठीक है, तो एक महीना पहले पब्लिश हो जाती है लेकिन कंटेंट प्रीवियस होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ई अपशिष्ट के कारण, प्रभाव और चुनौतियां को समझने का प्रयास करें। उससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ई अपशिष्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है। ई अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ई अपशिष्ट उन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है या जिनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, यानी कि जिसे आप लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं और उसका अब जीवन काल समाप्त हो चुका है, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो हैं वह ई अपशिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। मान लेते हैं उदाहरण के लिए आप पिछले 7-8 साल से एक ही लैपटॉप को यूज कर रहे हैं और अब वह लैपटॉप यूज के लायक नहीं है, इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो उसे आप साइड कर देते हैं। ठीक है, फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, ई अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल के बारे में है कि अगर आप 3-4 साल एक ही मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं तो वह फिर इस्तेमाल लायक नहीं रहता है, तो वह ई अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। तो वैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है, ऐसे अपशिष्ट को ई अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है। ई अपशिष्ट में कई तरह के उपकरण शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी, प्रिंटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, खिलौने आदि ई अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ई अपशिष्ट में हर एक वे उपकरण शामिल होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसे इसका पूरा नाम ही देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो अपशिष्ट का रूप ले चुका है, कचरा का रूप धारण कर चुका है, वह ई अपशिष्ट, ई कचरा के नाम से जाना जाता है। ई अपशिष्ट में मूल्यवान और खतरनाक सामग्री होते हैं। ई कचरे का अगर सही प्रबंधन न कर पाया गया तो यह पर्यावरण के साथ साथ हमारे मानव जीवन के लिए भी, मानव के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरा उत्पन्न करेगा। इसीलिए इससे निपटना जरूरी है और इसके पुनर्चक्रण के उपाय पर ध्यान देना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में ई अपशिष्ट का उत्पादन कितना किया जाता है, एक रफ आइडिया। तो अगर हाल ही में देखा जाए कि यह संसद में वक्तव्य दिया गया है केंद्रीय मंत्री के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में ई कचरे उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरे का उत्पादन किया जाता था, 2023-24 में बढ़कर 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है ई कचरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है और संसद में, पार्लियामेंट में मंत्री के द्वारा वक्तव्य दिया गया है, तो इसमें एरर होने की संभावना नहीं है। तो 2019-20 में आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरे का उत्पादन होता था, 23-24 में बढ़कर 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो चुका है। ठीक है, तो ई अपशिष्ट क्या है और भारत में ई अपशिष्ट की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमने यहाँ पर समझा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ई अपशिष्ट उत्पादन के क्या कारण है। ई अपशिष्ट इतने बड़े स्तर पे आज व्यापक रूप धारण करता चला जा रहा है, इसके क्या कारण है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तीव्र तकनीकी विकास। टेक्नोलॉजी का काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए,
पिछले 1 साल के पहले आप डिफेक्ट प्रौद्योगिकी का नाम आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। पिछले 1 साल 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर डिफेक्ट टेक्नोलॉजी हमारे सामने उभर कर आई है। 3-4 साल पहले एआई का नाम हम लोग नहीं जानते थे। आप सभी एआई का नाम बहुत कम सुने होंगे 3-4 साल पहले, लेकिन आज के ज़माने में देखिए एआई और रोबोट का कितना ज़्यादा यूज बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस 5-6 साल अब 10 साल के अंदर अंदर देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की किया है, और भारत नहीं वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेक्ट प्रौद्योगिकी, रोबोट टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब विगत 5 साल 10 साल के अंदर अंदर डेवलपमेंट हुई है। तो तीव्र तकनीकी विकास किए जा रहे हैं। तकनीकी विकास के कारण नए और अधिक उन्नत उपकरण मार्केट में अवेलेबल हो पा रहे हैं। इसके कारण क्या है कि पुराने जो उपकरण हैं वे अप्रचलित होते जा रहे हैं। आप मोबाइल फोन में एग्जाम्पल देख लीजिए, नई जो एडवांस के नई टेक्नोलॉजी के साथ नया मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है। इसके कारण क्या है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया जा रहा है, बेहतर सुविधाएं मिल रही है। तो पुराने जो मोबाइल फोन हैं वे अब बेकार पड़ते चले जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है कि वह ई कचरा का रूप लेता चला जा रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगी, और वही जो पुरानी टेक्नोलॉजी रिप्लेस होगी वह ई कचरा का रूप धारण करेगा। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, इसे पहले नंबर पे रखिए। ठीक है, दूसरा उपभोक्तावादी मानसिकता। उपभोक्तावादी मानसिकता का मतलब क्या होता है, उपभोग करने की प्रवृत्ति, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की प्रवृत्ति। आप देखेंगे कि एक समय होता था किसी व्यक्ति के पास एक भी मोबाइल नहीं होता था। धीरे धीरे वह समय आया कि एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल होने लगा। अब कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास एक व्यक्ति के पास 2-2 मोबाइल फोन होता है, एक ऑफिशियल यूज के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए। तो उपभोक्तावादी मानसिकता में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। लोग नई टेक्नोलॉजी को खरीदना चाह रहे हैं, वे संग्रह करना चाहते हैं। मार्केट में जो कुछ भी उनको नया दिखता है वे उसे खरीदना चाहते हैं, और यह जो कल्चर है इसके कारण ई कचरा को बहुत काफी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। उपभोक्ताओं में हमेशा नवीनतम और उन्नत उपकरण खरीदने की प्रवृत्ति होती है, जिससे पुराने उपकरणों का परित्याग होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अल्प आयु वाले उपकरण। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आयु अत्यंत कम होती है। खराब गुणवत्ता या तेजी से बदलते तकनीकी मानकों के कारण वे जल्दी बेकार हो जाते हैं। इनमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी तो नई चली आ रही है, लेकिन क्वालिटी जो है उसमें काफ़ी निम्न लेवल का भी क्वालिटी देखने को मिल रहा है। अल्प आयु वाले उपकरण आ रहे हैं जो कि एक टाइम पीरियड के बाद 2 साल 3 साल के बाद वह यूज के लायक नहीं रहता, तो इसके कारण ई कचरा को बढ़ावा मिलता है। अपर्याप्त पुनर्चक्रण सबसे महत्वपूर्ण यह भी कारण है ई अपशिष्ट उत्पादन का कि पुनर्चक्रण की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो वह अपर्याप्त है। तो ये सभी ई अपशिष्ट के कारण हो गए। देखिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही एक पॉइंट को इसी प्रकार से 1-2 सेंटेंस में आपको वहां पर लिख देना पड़ेगा। आपके पास समय कम होते हैं, वर्ड शब्द सीमा होती है, समय सीमा होती है, तो हर एक पॉइंट को इसी प्रकार से 1-2 सेंटेंस में आपको डिफाइन कर देना है, 1-2 लाइन में वहां पर लिख देना है। ठीक है, तो ई अपशिष्ट उत्पादन के बहुत बेहतरीन पॉइंट दिए गए हैं और बिल्कुल एक सटीक डिफिनीशन के साथ दिए गए हैं, तो आप लोग इसे लिखकर याद कर सकते हैं। अब आइए ई अपशिष्ट के कारण हमने समझा, अब ई अपशिष्ट के प्रभाव हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। @ISPC सेंटर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित कंटेंट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल ये सारे वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं। ई अपशिष्ट उत्पादन के कारण हमने समझा, अब आइए इसका क्या प्रभाव है। तो ई अपशिष्ट के जितने कारण हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, पहला है पर्यावरणीय प्रभाव। ई अपशिष्ट में सीसा, पारा, कैडमियम और अन्य हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। ये तत्व मिट्टी और पानी में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं और इससे पर्यावरण दूषित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ई अपशिष्ट का प्रभाव जो देखने को मिलता है वह हमारे पर्यावरण पर देखने को मिलता है, जिसे पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है स्वास्थ्य पर प्रभाव, हेल्थ पर प्रभाव। ई अपशिष्ट के संपर्क में आने से
त्वचा संबंधी रोग होती है, फेफड़े की समस्याएं उत्पन्न होती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी देखने को मिलती है। ये अपशिष्ट के कारण मानव स्वास्थ्य जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और मानव कई रोगों का वाहक बनता है ई अपशिष्ट के कारण। तो जैसे ही वह ई अपशिष्ट के संपर्क में आएगा उसे स्किन डिजीज होने की खतरा उत्पन्न होती है, फेफड़ों की समस्याएं, सांस लेने की समस्याएं उत्पन्न होगी, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी। ई अपशिष्ट में सोना, चांदी, तांबा और अन्य बहुमूल्य धातुएं होती है। इनके पुनर्चक्रण के अभाव में प्राकृतिक संसाधन जो हैं वह नष्ट होते हैं। इसीलिए ई अपशिष्ट का तब तक ई अपशिष्ट में कमी नहीं लाई जा सकती जब तक कि उसका पुनर्चक्रण न किया जाए। पुनर्चक्रण ई अपशिष्ट का काफ़ी जरूरी है, इससे हमारा प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट होने से बच पाएगा। अनौपचारिक क्षेत्र में जोखिम। विकासशील देशों में ई अपशिष्ट का निपटान अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है और अनौपचारिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे होते हैं उनका जो काम होता है काफ़ी जोखिम भरा होता है। ठीक है, उनको सुरक्षा से संबंधित कोई उपाय उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इसीलिए उसका प्रभाव जो है उनके हेल्थ पर देखने को मिलता है। अब कोयला खदान वगैरह का भी देखेंगे तो जो वहाँ पर श्रमिक काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी एक निम्न लेवल की वातावरण में वो उनको काम करना पड़ता है और इसी प्रकार की कहीं ना कहीं स्थिति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलती है और जिसका असर उन श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल रूप से पड़ता है। ठीक है, ई अपशिष्ट का प्रभाव हमने हो गया अभी। ठीक है, ई अपशिष्ट का कारण, ई अपशिष्ट का प्रभाव और ई अपशिष्ट का डेफिनेशन हमने वहां पर समझने की कोशिश किया। अब आइए ई अपशिष्ट से संबंधित चिंताएं और चुनौतियां क्या क्या है ई अपशिष्ट से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं। ई अपशिष्ट में आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा और पारा जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो उचित प्रबंधन न होने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ई अपशिष्ट में कई सारे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा हो गया, पारा हो गया। ये सभी जो जहरीले पदार्थ होते हैं अगर इसको बेहतर तरीके से मैनेज न किया जाए, उचित प्रबंधन न किया जाए तो हमारे पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तो एक काफ़ी बड़ी चिंता हमारे सामने मौजूद है ई कचरे को लेकर। राज्य स्तरीय डेटा का अभाव। ई अपशिष्ट के उत्पादन पर कोई राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय बिक्री डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के औसत जीवन काल से राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। देखिए, जब तक कि प्रत्येक राज्य का एक अपना स्पेसिफिक डाटा उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम लोग यह अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि कौन से राज्य में ई कचरे का ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। मान लेते हैं कि बिहार जो है तकनीकी रूप से कम संपन्न राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात जो तकनीकी रूप से ज़्यादा संपन्न राष्ट्र है। तो एक डेटा तो हमारे पास होनी चाहिए कि किस राज्य में कितना ई कचरे का उत्पादन हो रहा है, तभी उसके अकॉर्डिंग वहां पर रिसाइकिल की व्यवस्था की जाएगी, पुनर्चक्रण की व्यवस्था की जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती और चिंता है कि राज्य स्तरीय डेटा का अभाव है। प्रोत्साहनों का अभाव। सरकार ने निर्माताओं को अधिक समय तक उपयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजाइन करने से संबंधित प्रोत्साहन की नीति लागू नहीं की है और एक बहुत बड़ी कमी है यह सरकार के गवर्नमेंट के लेवल पर कि वैसे लोगों को, वैसे इनिशिएटिव को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो ई कचरे के निष्पादन के लिए तत्पर है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रोत्साहन की नीति लागू नहीं की गई है। अगला है अनौपचारिक क्षेत्र। ई अपशिष्ट के निपटान से संबंधित अधिकांश हितधारक अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित हैं, जो पर्यावरण मानदंडों को ट्रैक करने और उनका पालन करने को जटिल बनाता है। अभी जब हम लोग ई अपशिष्ट का प्रभाव देख रहे थे तो अनौपचारिक क्षेत्र में हमने देखा कि ई अपशिष्ट से को निपटाने वाले जो श्रमिक होते हैं वे अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उनको सुरक्षा संबंधी मानक उपलब्ध नहीं होती और यही कारण है कि उनका स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो यह एक हमारे सामने चिंता भी है कि ई अपशिष्ट के निपटाने से संबंधित अधिकांश जो हितधारक हैं वे अनौपचारिक क्षेत्र से ही संबंधित हैं और उनको जो
पर्यावरण मानदंड है उसको ट्रैक करने में दिक्कत होती है और उसको पालन करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं। कई उपभोक्ता व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के जुड़ी जटिलताओं के कारण उपकरणों को रिसाइकिल करने में हिचकिचाते हैं। तो ये सभी ई कचरा से संबंधित चिंता और चुनौती है। महत्वपूर्ण है ई कचरा का डेफिनेशन, ई कचरा के कारण, ई कचरा के प्रभाव और जो सबसे महत्वपूर्ण है ई कचरा का समाधान। क्योंकि अगर ई कचरा के कारण कई सारी मानव समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो निस्संदेह हमें इसे शीघ्र समाधान की आवश्यकता पड़ेगी और इस समाधान की दिशा में कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें पहला है पुनर्चक्रण। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि सरकार के द्वारा पुनर्चक्रण की दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं किए गए हैं, यानी कि पुनर्चक्रण की अपर्याप्त सुविधा हमारे सामने उपलब्ध है, तो पुनर्चक्रण की दिशा में सरकार को काम करना पड़ेगा। ई अपशिष्ट को पुनर्चक्रित कर बहुमूल्य धातुओं और सामग्रियों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। सरकारों और निजी कंपनियों को ई अपशिष्ट के लिए विशेष पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकार को चाहिए कि ई अपशिष्ट के निपटान के लिए पुनर्चक्रण की व्यवस्था की जाए। राज्यवार डेटा को तैयार किया जाए कि कौन से राज्य में कितना ई अपशिष्ट का उत्पादन किया जा रहा है और उसी अनुकूल वहां पर रिसाइकलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष पुनर्चक्रण केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। जागरूकता अभियान। उपभोक्ताओं को ई अपशिष्ट के प्रभाव और इसके सही निपटान के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आप देखेंगे कि कई सारे ग्रामीण लेवल पे आप देखिए या फिर शहरी क्षेत्र में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये काम करते हैं। अगर कोई वस्तु जो है वह बेकार हो गया, काम के लायक नहीं है, इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो जहाँ तहाँ उसे फेंक देते हैं। तो चाहिए सरकार को कि एक जागरूकता अभियान चलाई जाए जो कि ई कचरा से संबंधित, ई कचरा की क्या नकारात्मक प्रभाव है, लोगों को जागरूक किया जाए और उसके निपटाने के सही तरीकों के बारे में उनको शिक्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ई अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली। स्थानीय स्तर पर ई अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं जहां उपभोक्ता अपने पुराने उपकरण जमा कर सके। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप ये देख सकते हैं कि छोटे लेवल पे एक प्रोत्साहन के जरिए सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया जा सकता है और ई अपशिष्ट जो बेकार हो चुके हैं, जो अपशिष्ट का रूप ले चुके हैं, कचरा का रूप ले चुके हैं, जो इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो उसको संग्रह किया जा सकता है और फिर यहाँ से रिसाइकलिंग सेंटर पर भेजा जाए और उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। हरित डिजाइन। कंपनियों को उपकरणों को डिजाइन करते समय पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए ताकि पुनर्चक्रण प्रक्रिया आसान हो। देखिए कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। सारे आप पूरे कंटेंट में देखेंगे स्पेसिफिक पॉइंट के साथ वर्णन किया गया है। अगर कारण लिखा हुआ है तो 4-5 पॉइंट में कारण और उसके 2 सेंटेंस में डिफाइन किया है। परिणाम फिर से 4-5 पॉइंट में परिणाम और 2 सेंटेंस में डिफाइन किया है। ठीक है, समाधान देखेंगे तो काफी बेहतर पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। हरित डिजाइन। प्रत्येक कंपनी को चाहिए कि वे ई कचरा जब उससे उत्पन्न होता है तो कंपनी को पहले ही चाहिए कि जब वो अपने कंपनी को स्थापित कर रही है तो ऐसा उसको डिजाइन करे, इस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की जाए कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का वहां पर ज्यादा से ज्यादा यूज हो। अगर पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा तो उसको रिसाइकल या पुनर्चक्रण प्रक्रिया उसकी आसान होगी। ठीक है। उपकरणों की आयु बढ़ाना। अभी हमने कारण में पढ़ा था ना कि काफी अल्प समय है उपकरणों की, अल्प आयु होती है कई सारे उपकरणों की, तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अपने उपकरणों की उचित देखभाल करनी चाहिए और कंपनियों को भी टिकाऊ उत्पाद बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर टिकाऊ उत्पाद रहेगी तो लंबे समय तक उसको यूज किया जा सकता है और ई कचरा जो है वह कम उत्पादित किया जाएगा। ठीक है। अब आइए सरकार के स्तर पर ई कचरे के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार के स्तर पर देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक वैसा प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन 2022 ईस्वी में सरकार के द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया गया था। इसमें सुनिश्चित किया गया था कि उत्पादक जो हैं वे अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से पुनर्चक्रण और उसके निपटान की प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं। सरकार के द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो कि पुनर्चक्रण पर जोर देकर ई अपशिष्ट प्रबंधन को प्रेरित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ई कचरा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 48 से 52वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बीपीएससी के द्वारा ई कचरा से संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है।
48 से 52वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर ई अपशिष्ट जितना हमने डिस्कस किया इतना अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ई अपशिष्ट के बारे में आपको अतिरिक्त कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने क्या इसमें डिस्कस किया, ई अपशिष्ट क्या है, ई अपशिष्ट क्या है इसे हमने समझा, ई अपशिष्ट का कारण हमने समझा, ई अपशिष्ट का प्रभाव हमने समझा, ई अपशिष्ट से संबंधित चिंताएं क्या क्या है उसे समझा, और ई अपशिष्ट से संबंधित चुनौतियां क्या है उसे भी हमने देखा। ई अपशिष्ट के समाधान करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हमने देखे, और सरकार के द्वारा ई अपशिष्ट के निपटाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं इसे भी हमने समझा। तो अब बताइए कि ई अपशिष्ट में इसके अलावा बचा ही क्या है। अभी भारत में ई अपशिष्ट की क्या स्थिति है उसे भी हमने डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसके अलावा ई कचरा में आपको करना क्या, कुछ भी नहीं। तो ये आर्टिकल अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग वीडियो को, लेक्चर को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ई कचरा का जो टॉपिक है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आराम से आप लोग इस टॉपिक को एक जगह एक पेज में लिखकर आप लोग रख लें, उसे 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, और अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल पूछे तो निस्संदेह बेझिझक आप इससे संबंधित कंटेंट प्रश्न के अनुरूप आप लिख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।